समाज साइंस का नया वीडियो शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम आनुवंशिकता और विभिन्नता नामक चैप्टर जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले आनुवंशिकी क्या होती है, ठीक है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा होती है। हम जीव विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किस किस के बारे में अध्ययन करते हैं? आनुवंशिकता और विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब आनुवंशिकता क्या होती है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण का गुण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। यानी वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वे आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं और उनके संचरण का गुण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकी के अंतर्गत एक तो हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा भिन्न भिन्न जीवों के अंदर जो भिन्नताएं होती हैं वो किस कारणवश आती हैं, इनका अध्ययन भी हम जीव विज्ञान की शाखा आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। आनुवंशिकी को इंग्लिश में हम जेनेटिक्स भी कहते हैं और जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो बैटसन ने किया था। किसने किया था? बैटसन ने। क्या होता है बैटसन ने? लैंगिक जनन के दौरान क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं और युग्मक की सहायता से ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जो जनक होते हैं, जनक के अंदर जो जनन अंग होते हैं, जनन अंगों में जनन संरचनाएं या युग्मक बनते हैं और इन्हीं के माध्यम से लक्षण जो है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और ये क्या कहलाती है? आनुवंशिकता और हेरेडिटी। हेरेडिटी आनुवंशिकता को ही इंग्लिश में बोलते हैं और हेरेडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया। जेनेटिक्स का प्रयोग किया था बैटसन ने और हेरेडिटी शब्द का प्रयोग किया था स्पेंसर ने। अब जीवों के अंदर जो आनुवंशिक लक्षणों का संचालन होता है वो युग्मक द्वारा नियंत्रण के समय होता है और जो विभिन्नताएं आती हैं वो भी अर्धसूत्री विभाजन के समय जब युग्मक निर्माण होता है तभी आती हैं। वो विभिन्नताएं जीन विनिमय नामक प्रक्रिया के कारण होती हैं जिसके अंदर दो भिन्न भिन्न जीव चूँकि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, नर और मादा, तो उनके गुणसूत्रों के कुछ भागों का आदान प्रदान हो जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं? जीन विनिमय। कुछ खंड एक दूसरे के बदल जाते हैं जिसके कारण जीन विनिमय की प्रक्रिया कहलाती हैं और इसके कारण ही जीवों में क्या आती हैं? भिन्नताएं आती हैं और इन भिन्नताओं के कारण ही हम अपने ही माता पिता से और अपने भाई बहनों से भिन्न दिखाई देते हैं। ये जीन विनिमय की प्रक्रिया के कारण ही आती हैं, ठीक है। तो आनुवंशिकता और विभिन्नताएं दोनों टॉपिक आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेंडलवाद की। देखो, आनुवंशिकी का जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इन्हें आनुवंशिकी का जनक घोषित किया है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इनका जन्म जो है वो ऑस्ट्रिया के सेल्सिया ग्राम के एक हेजेनड्रॉफ नामक प्रांत के अंदर इनका जन्म हुआ था। जो मेंडल थे वो एक गरीब किसान वाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ऑस्ट्रिया से ही अपनी स्नातक डिग्री की थी। उसके बाद इन्होंने 2 साल का जो अपना डिप्लोमा किया था फ़िलॉसफ़ी के अंदर, इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर डिप्लोमा किया था और फिर वहीं एक चर्च के अंदर पादरी बन गए थे। चर्च में एक उद्यान था, उस उद्यान में मटर के पौधे लगे हुए थे। मटर के पौधे जो थे उनमें बहुत सारे अलग अलग लक्षण उन्होंने देखे। उन्होंने देखा 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। इन 34 प्रकार के अलग अलग लक्षण थे। कोई लंबा पौधा था, कोई बौना पौधा था, किसी का फूल बैंगनी था, किसी में सफ़ेद फूल था, किसी की फली जो है वो सिकुड़ी हुई थी तो किसी की फूली हुई थी। तो इस तरीके से बहुत सारे भिन्न भिन्न लक्षण देखे उन्होंने। इसके कारण उनकी उत्सुकता का विकास हो गया और उन्होंने उसी उद्यान मटर पर अपने प्रयोग करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला और उन्होंने जो अपना प्रयोग है उसे पादप संकरण प्रयोग के नाम से, उन्होंने 7 वर्ष तक इस पादप पर प्रयोग करा और इसे पादप संकरण प्रयोग के नाम से प्रयोगों के निष्कर्ष को ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष जो है एक शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। उनके प्रयोग को जो है वो मान्यता मिल गई और उसे एक सामान्य पत्रिका के अंदर वहाँ प्रकाशित किया। लेकिन उस समय पर एक बड़े वैज्ञानिक डार्विन थे, जिन दुनिया के सभी वैज्ञानिकों का ध्यान डार्विन की थ्योरी पर था, इसलिए और मेंडल एक सामान्य व्यक्ति थे तो किसी ने मेंडल की खोज पर ध्यान ही नहीं दिया। मेंडल ने हालांकि बहुत बड़ी खोज की थी लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया और मेंडल जो है वो बिना अपनी खोज का कोई भी लाभ प्राप्त किए बिना मेंडल की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद मेंडल ने जो प्रयोग थे उसके आधार पर नियम बनाए थे, उन नियमों को हम क्या कहते हैं? मेंडलवाद। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे पादप संकरण प्रयोग के नाम से, उन प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकले, निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने नियम बनाए, वे नियम आनुवंशिकता के नियम कहलाते हैं
और इन नियमों को ही हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद। मैंने आपको बताया था कि मेंडल जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेन्स, एरिक वॉन शेरमेक। उन्होंने जब प्रयोग किया और प्रयोग करके जो निष्कर्ष पर आए तो उन्होंने देखा ये प्रयोग तो पहले से हिस्ट्री में इंक्लूडेड था। तब उन्होंने पता लगा कि मेंडल के नाम के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रयोग किया था, लेकिन वो जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उन्हें आनुवांशिकता का जनक घोषित करवाया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि क्या हैं, आनुवांशिकता के जनक। तो आज के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इसके बारे में। जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्नताओं और आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकता क्या है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण कैसे होता है, जो जीव होते हैं उनके जनन अंग होते हैं, उनमें जनन संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, और युग्मकों के द्वारा ही वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। लक्षण ये आनुवांशिकता कहलाती हैं। और अर्धसूत्रीय विभाजन के समय ही, युग्मक निर्माण के समय ही जीन विनिमय की प्रक्रिया के द्वारा विभिन्नताएं आती हैं। ठीक है। हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया। आनुवांशिकी शब्द या जेनेटिक शब्द का प्रयोग बैटसन ने किया। मेंडलवाद क्या है, मेंडल के नियम जो हैं उन्हें हम मेंडलवाद कहते हैं। आनुवांशिकी का जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने कौन से पादप पर प्रयोग किए थे, पाइसम सटाइवम या मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। कितने वर्ष तक किया था, 7 वर्ष तक किया था। किस प्रयोग के नाम से उनके प्रकाशित हुए थे, पादप संकरण प्रयोग के नाम से प्रकाशित हुए थे। और कौन सी उसके पास उन्होंने अपना शोध पत्र भेजा था, द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पास उन्होंने अपना शोध पत्र भेजा था, और उसके आधार पर ही उनकी मेंडलवाद जो है वो तैयार हुआ था। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, ये दूसरा चैप्टर हमने शुरू करा है। आप इसे अच्छे से पढ़िए